Let us understand the differences between time study and motion study. The time study, why it is conducted? It is conducted to find out the standard time to complete a job. Whereas motion study is conducted to find out the total movements of the workers while performing a task. Workers एक टास्क को करते हुए कितने मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए मोशन स्टडी किया जाता है। पर्पस क्या है टाइम स्टडी का और मोशन स्टडी का? तो टाइम स्टडी का द पर्पस इज टू फिक्स द टाइम फॉर ईच डे ऑफ वर्क। प्रतिदिन वर्कर्स कितना काम करेंगे, कितने देर काम करेंगे, काम का ड्यूरेशन क्या होगा, ये फिक्स करने के लिए हम टाइम स्टडी करते हैं और इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोशन स्टडी का पर्पस है इज टू एलिमिनेट द वेस्टफुल मूवमेंट्स विच कॉज अनप्रोडक्टिविटी। वर्कर्स के ऐसे मूवमेंट काम करने के दरमियान जो कि उनके प्रोडक्टिविटी को रोकते हैं, जो कि जरूरी नहीं है, जो वेस्टफुल मोशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको फाइंड आउट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको एलिमिनेट करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है मोशन स्टडी का। तो हम दोनों के बीच के ये डिफरेंसेस समझ रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि टाइम स्टडी इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप वॉच, वहीं पे मोशन स्टडी जो हम करते हैं वो ऑब्जर्व करके किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशंस कैमरे रिकॉर्डिंग के तौर पे हो सकती है। कई दिनों तक उनके ऑब्जर्वेशंस, उनके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद फिर ये देखा जा सकता है कि उसमें कौन से ऐसे मोशंस हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टूल्स लगानी होंगी और उन टूल्स को लगाने से इनके मोशंस को कम किया जा सकता है। इससे उनको फटीग कम होगी और फिर फटीग कम होगी तो वो काम कर पाएंगे। वहीं टाइम स्टडी में एक फेयर डे के वर्क के लिए क्या टाइम होना चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए, ये भी तय करना इन ऑर्डर टू फिक्स दिस दैट व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम फॉर अ फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कर्स, ये टाइम स्टडी से हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग ये डिफरेंसेस के साथ क्लियर हैं। आई होप दैट इट इज वेरी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स कि टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में क्या फर्क है। अगर आप इसको समझ लेते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिप्रोड्यूस व्हेन आस्क्ड। जब क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू। नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड द फायोस प्रिंसिपल्स एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स, let us do a comparative study of both of them. On comparison of the principles of Taylor and Fayol, let us start it with the concern that why these principles were, means how and with which concerns these principles were developed. So when we see the Taylor's principles, the concern was associated with the workers' efficiency. Whereas in Fayol's principles, the concern was the management efficiency. यहाँ ये समझना जरूरी है कि जहाँ टेलर ने वर्कर्स के एफिशिएंसी को बढ़ाने के उद्देश्य से और इस कंसर्न से ये प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए थे, वहीं फायोल ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा काम किया और उनके कंसर्न्स में ये था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। लेवल जिसपे इन्होंने ये अपने प्रिंसिपल्स को बेस किया, तो टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स को बेस किया लोएस्ट लेवल से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे लोग नीचे काम कर रहे होते हैं वहां से उन्होंने अपनी स्टडीज को शुरू किया। वहीं पे फायोल ने अपने जो स्टडीज ऑब्जर्वेशंस के बाद जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए, वो प्रिंसिपल्स इस तरह के थे कि उन्होंने टॉप लेवल से शुरुआत की और टॉप लेवल के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, जो 14 प्रिंसिपल्स हम लोग देखते हैं, वो उन्होंने इवॉल्व किए। ज्यादा ध्यान किस पे, एम्फेसिस कहाँ है? द एम्फेसिस इज ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। वहीं पे यहाँ फायोल के प्रिंसिपल्स में फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स के ऊपर उन्होंने ज्यादा एम्फसाइज किया है कि मैनेजर को किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए। टेलर के स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के एम्फेसिस के कारण से उन्होंने बार बार ये बात की है, क्योंकि उनकी बेसिस ही लोएस्ट लेवल जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर आधारित उनकी स्टडीज हैं, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के विषय में बात किया है। क्योंकि
फाइनली उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फैक्ट्रीज के लिए बने हुए हैं, वैसी जगह जहां पे कि प्रोडक्शन का काम होता है। दोनों के अगर कंट्रीब्यूशंस की बात की जाए कि दोनों ने क्या कंट्रीब्यूट किया अपने स्टडीज के थ्रू, तो इन्होंने टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताए, वहीं फायोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट बताए। इनके जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सारे मैनेजर्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, और इनके जो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हैं वो वैसी जगहों पे जहां प्रोडक्शन होता है वहां एप्लीकेबल हैं। पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो टेलर के पर्सनालिटी को जो देखा गया, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, वहीं फायोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि वायलेट होता है। टेलर ने ये कहा कि देयर शुड बी 8 बॉसेस। उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क को फर्दर एक्सटेंड किया, और उनके एक्सटेंशन के कारण जो फायोल का प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड वाला, जिसमें ये कहा गया है कि देयर शुड बी 1 बॉस फॉर 1 एम्प्लॉय, तो ये वायलेट होता है। इन्होंने स्पेशलाइजेशन की बात की, स्टैंडर्डाइजेशन की बात की, इस वजह से यहाँ पे 8 बॉसेस की व्यवस्था इन्होंने बताई, जबकि फायोल ने इसको कहा कि देयर शुड बी 1 रिपोर्टिंग अथॉरिटी फॉर 1 एम्प्लॉय। तो ये है। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फैक्ट्रीज के लिए हैं या वैसे जगहों के लिए, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं जहां प्रोडक्शन का काम होता है। वहीं फायोल के प्रिंसिपल्स जनरल मैनेजमेंट के चूंकि ये प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस irrespective of what kind of work they do. So students, we have understood this comparative study. ये comparative study है, दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, और टेलर और फायोल दोनों के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की अपनी एप्लीकेबिलिटी है, दोनों के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोनों प्रिंसिपल्स में बहुत क्लैरिटी होनी जरूरी है, इसलिए इसको हम लोगों ने एक कंपैरिजन करके यहाँ समझ लिया है कि कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दोनों के प्रिंसिपल्स में है। हम लोग अगली वीडियो में इस पूरे चैप्टर को समराइज कर लेते हैं।